अस्सलाम वालेकुम। बस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सिफ़ान खान। नाज़रीन, हम अंदाज़न यानी 24 करोड़ की आबादी एक पाकिस्तान का एक तखमीना लगा लें तो इस 24 करोड़ की आबादी में कितने अफराद ऐसे होंगे जो कि अरबपति होंगे। ये एक ऐसा सवाल है बुनियादी जो शायद हर कोई जानना चाहे। साल 2024 के FBR के टैक्स रिकॉर्ड्स को जब FBR के अफसरान ने खुद से स्क्रूटनाइज किया, उसके बाद उनके सामने एक फिगर आई और आप अंदाज़ा लगाएं कि ये फिगर 1100 अफराद पर मुश्तमिल है। यानी पाकिस्तान की 24 करोड़ की आबादी में 1100 अफराद सिर्फ ऐसे हैं जिनके पास 1 अरब रुपए की नेटवर्थ है। अब इसमें उनकी जो नेटवर्थ के अंदर उनकी मिल्कियत में आने हुए असासे या उनके तमाम जो इस वक्त एसेट्स हैं वो सब शामिल हैं। हैरानी इस बात पर होती है जब हम एक डिफेंस के इलाके में एक रेड पड़ती है तो अरमगान जैसे लोग नजर आते हैं जिनके पास अरबों रुपए मालियत की तो सिर्फ गाड़ियां खड़ी होती हैं। फिर हैरानी उस पर भी होती है जब सोशल मीडिया के ऊपर हम बड़े बड़े यूट्यूबर्स को देखते हैं, और बड़े क्या, आप तो अगर आप एक नॉर्मल एवरेज सब्सक्राइबर्स वाले यूट्यूबर्स भी देखें उठा के, तो उनकी जो उनका लाइफस्टाइल है, जिस तरह की वो गाड़ियां खरीदो फरोख्त कर रहे हैं और हर कुछ माह बाद गाड़ियां खरीदते हैं, तो जहन ये सोचता है कि क्या ये 1100 की जो गिनती बताई जाती है क्योंकि 1 अरब रुपए मालियत अगर किसी के पास अपना घर भी है इस वक्त और अगर उसके पास कुछ और असासे या कुछ और चीज़ें हैं, तो 1 अरब मालियत के सिर्फ 1100 लोग पूरे पाकिस्तान में, मतलब ये बात तस्लीम करना जहन के लिए लॉजिकली पॉसिबल नहीं है। और फिर बहुत से सवाल उठते हैं, जैसे मैंने कहा कि पहला सवाल तो यही उठता है कि सोशल मीडिया उठाकर अगर FBR के अफसरान देख रहे हैं या नहीं देख रहे, क्योंकि आप सोशल मीडिया पे देखें तो आपको ऐसे मनाजिर मिलेंगे जहाँ बहुत से लोगों ने शेयर खरीद के अपने घर पे रखे हुए हैं। वो टिकटॉक और मुख्तलिफ सोशल मीडिया ऐप्स के ऊपर अपने शेयर को अपने मेहमानों से मिलवा रहे हैं या शेयर को दिखा रहे हैं। बहुत से अफराद ऐसे नजर आएंगे जो हर 2 या 3 माह बाद कोई नई गाड़ी खरीद रहे हैं अपने लिए, अपने घर वालों के लिए। और मैं अगर नाम लेना शुरू करूं तो मेरे ख्याल है वो फहरिस्त बहुत तवील है यूट्यूबर्स की जिनके पास बड़ी बड़ी गाड़ियां पुरतैश हैं, जो हर वक्त बैरून मुल्क सफर में होते हैं, लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए वो और उनके दोस्त जो है इस वक्त स्पेंड कर रहे होते हैं। क्या इनका कोई अकाउंट फॉर है या नहीं है, ये क्या टैक्स अथॉरिटीज की नजर में आते हैं या नहीं आते, हमारा जो टैक्स रडार है वो इस वक्त उसको देखता है या नहीं देखता। फिर एक और बात, शादियों के अखराजात जो होते हैं, यानी कुछ इवेंट मैनेजर्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं कुछ शादियों के, वो अगर आप सिर्फ जो आप आज ही की रात अगर FBR कराची के मुख्तलिफ इलाकों में जो बड़े इलाके हैं वहाँ जाके जो मुख्तलिफ हॉल्स हैं जिनके रेट ज़्यादा हैं, अंदाज़ा सबको नाम से पता है कि कौन कौन से हैं, वहाँ जो होने वाली शादी की तकरीबात हैं, उन शादी की तकरीबात में होने वाले अखराजात का एक तखमीना या अंदाज़ा ही लगा लें तो वो अंदाज़ा हो जाएगा कि क्या, क्योंकि मैंने जो इवेंट मैनेजर्स के बारे में जो FBR ने तहकीकात की है और जो मुझे पता चला कि तकरीबन एक इवेंट मैनेजर का इवेंट तकरीबन 15-16 करोड़ रुपए उसने वसूल किए, 148 मिलियन रुपीस उसने वसूल किए एक शादी ऑर्गेनाइज करने का। और ये उसने उस 15 करोड़ रुपए पे कोई टैक्स दिया या नहीं दिया? कोई टैक्स नहीं दिया। उसने अगर आगे डेकोरेशन के लिए सामान मंगवाया, उनको टैक्स कुछ कटा डिडक्ट हुआ या नहीं हुआ? नहीं हुआ। उसने केटरिंग के लिए खाने का ऑर्डर दिया, वहां कोई टैक्स डिडक्ट हुआ? नहीं हुआ। और तकरीबन 14-15 करोड़ रुपए तो सिर्फ उसने इवेंट मैनेजमेंट के वसूल किए। उसके अलावा जो वहां पर खर्चा हुआ खाने पीने का वो सब अलग है। यानी 14-15 करोड़ रुपए में तो उसने डेकोरेशन, इंटरनल डेकोर, स्टेज, फूल पत्तियां, उसके बाद वो जो फ्लावर वर्क किया हुआ है वो सब शामिल है। ये इसके अलावा जो खाने पीने के अखराजात हुए वो उसमें शामिल नहीं है, या उस शादी के अंदर किसी को बुलाया गया बैरून मुल्क से गाना गाने के लिए, कॉन्सर्ट के लिए, तो वो भी शामिल नहीं है। तो क्या FBR को इदराक है कि कितना खर्चा हो रहा है इन शादियों में? बल्कि FBR के अफसरान शायद खुद इन शादियों में इनवाइटेड होते हो, जो जाते हो, तो उनको इदराक है कि आखिरकार रोज जो यहाँ पे इस वक्त सोशल गैदरिंग्स हो रही हैं उनके अखराजात आखिर कहाँ तक पहुँच गए, यानी जरा सा भी इस वक्त अंदाजा है। ये एक फैक्टर हो सकता है। सोशल मीडिया जिसका मैंने जिक्र किया वो तो है ही। फिर सब में इंपॉर्टेंट एंड ऑब्वियस थिंग, रियल एस्टेट। जो बड़े बड़े प्लाजाज या कमर्शियल या आपको रेजिडेंशियल एंटिटीज, बिल्डर्स बड़े बड़े नजर आते हैं, उनके टैक्स रिटर्न किसी ने चेक किए कि उन्होंने अपनी कितनी वेल्थ डिक्लेयर की है? यानी ये जो 1100 की फिगर है कि 1 अरब रुपए, ये तो एक बिल्डर अगर आप उठा के देख लें तो अरबों रुपए की मिल्कियत में जमीन जो उसने कब्जे से नाजायज सरकारी इमलाक एक बिल्डर की उठा के देख लें। ये जो पूरी लाइन है, आप उसमें बहुत से ऐसे नॉन रजिस्टर्ड आबाद या रजिस्टर्ड आबाद, उसमें सही भी होंगे, मैं नहीं कह रहा सब गलत होंगे, वहां कोई देखा है कि कितने अरबों रुपए मिल्कियत उनकी जायदादें हैं खाली जिस पर उन्होंने प्लाजाज बनाए हुए हैं, और उन्होंने अपने रिटर्न्स में क्या डिक्लेयर किया हुआ है। तो ये जो टैक्स डॉजर्स हैं, ये लफ्ज इस्तेमाल डॉजर्स का मैं इसलिए कर रहा हूं कि डॉज दे रहे हैं अथॉरिटीज को, इनके डेटा के बारे में हमें एक नहीं सैकड़ों बार FBR के जरिए पता चला कि हमें डेटा मिल गया है और अब हम क्रैक डाउन करने जा रहे हैं।
नहीं जी, अब हम क्रैकडाउन करने जा रहे हैं और ये क्रैकडाउन स्टार्ट होगा और इसके बाद आप देखेंगे कि इन अथॉरिटी के खिलाफ घेरा तंग हो जाएगा। और मैं भी, जब हम हेडलाइन बनाते हैं तो हम भी बड़ी सनसनीखेज हेडलाइन बनाते हैं कि टैक्स डॉजर्स, टैक्स एवेडर्स या टैक्स फ्रॉड करने वालों के खिलाफ घेरा तंग करने का ऐलान कर दिया एफबीआर ने, और अब जो है इनके खिलाफ अब इनके दिन गिने जा चुके हैं, तो उल्टी गिनती शुरू। लेकिन हर दफा इनफैक्ट के जो डेटा आपको OECD से यानी इंटरनेशनल फोरम से मिला है कि पाकिस्तान से बाहर कितनी रकम जा चुकी है, यानी जो वेल्थ आपने यहां डिक्लेयर नहीं की उसको इलेजिटिमेट मीन से, गैर कानूनी तरीके से आपने पाकिस्तान से बाहर अगर भेज दिया है, तो उस रकम के बारे में या उन एसेट्स के बारे में एक नहीं, पनामा लीक्स, स्विस लीक्स, ये लीक्स, वो लीक्स तो आ चुकी हैं। OECD के जरिए डेटा आ चुका है जो आपकी अथॉरिटीज के पास है। उस पर आखिरकार आज तक क्या एक्शन हुआ? दुबई लीक्स हो या जितने भी लीक्स हो, क्या एक्शन हुआ उसके ऊपर? वी डोंट नो दिस, क्या एक्शन हुआ? तो जो शादी ब्याह के अखराजात हो गए, आपकी सोशल मीडिया हो गई, फिर जो बाहर पैसा गया वो अपनी जगह है, फिर रियल एस्टेट में जो पैसा लग रहा है प्लॉट्स की सूरत में, फाइल की सूरत में, कंस्ट्रक्शन जो इस वक्त आपकी बिल्डर माफिया उसकी सूरत में, और फिर एक और बड़ी अहम बात जो कि आप जिस तरफ शायद एफबीआर अभी तक गया या नहीं गया, और थोड़ा बहुत हमने देखा तवज्जो हुई थी, जब आप अगर यहाँ से खालिद बिन वलीद रोड चले जाएं या जमशेद रोड या वो इलाके जहाँ पे जो मेन जो MS जनरल रोड जो मज़ार कायद की तरफ रास्ता जा रहा है, जो गाड़ियों के शोरूम है और वहाँ जो गाड़ियाँ खड़ी हैं बाहर, अनरजिस्टर्ड गाड़ियाँ पार्क खड़ी हैं बाहर गाड़ियों के, और वो तकरीबन गाड़ियों की मिल्कियत कितनी अरबों रुपए के अंदर बनती है, यानी एक एक शोरूम के अंदर 20-20, 25-25 करोड़ रुपए की गाड़ियाँ खड़ी हैं, इम्पोर्टेड जो गाड़ियाँ खड़ी हैं, और उनके बारे में कोई डेटा गैदर करने की जरूरत नहीं, शोरूम के बाहर खड़ी हैं, बहुत से लोग उसे पैसा लगा रहे हैं, उसके जरिए अपने इलेजिटिमेट वेल्थ को पार्क कर रहे हैं, वो वेल्थ जो कि डॉक्यूमेंटेड नहीं है, वो ना किसी की मिल्कियत है या नहीं है, किसके नाम पे इंपोर्ट हुई है, गिफ्ट स्कीम पे वो कह देते हैं आई हैं, क्या एफबीआर के पास कोई रिकॉर्ड है? और एक बार एफबीआर ने शायद कोशिश भी की थी कुछ अरसे के लिए जो इलाके जो लोग कराची में रहते हैं उन्होंने देखा होगा कि वो जो मज़ार कायद वाली सड़क थी, उस सड़क पर से वो गाड़ियां गायब हो गई थी कुछ अरसे के लिए, जिस जमाने में ये एक्शन एफबीआर ने शुरू किया था या ये नोटिस में लिया था। उसके बाद से फिर एफबीआर भी भूल गया था और वो गाड़ियां दोबारा वापस आ गई हैं। तो ये 4-5 चीजें मैंने जो हमारे इल्म में आया है वो ये आया है कि खास तौर पर सोशल मीडिया के हवाले से एफबीआर ने बाकायदा एक टीम मुरतब की है, उसमें IRS के 300-350 शायद अफसरान हैं, और एफबीआर बाकायदा सोशल मीडिया की मॉनिटरिंग के लिए एक टीम बना रहा है जो कि सिर्फ सोशल मीडिया को मॉनिटर करेगा कि आखिरकार किसके पास क्या है और क्या नहीं है। और मैं बड़े जो आप किसी दावे की जरूरत नहीं है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, टिकटॉक आप देखें जरा उठा के, फिर ये यूट्यूबर जो इस वक्त हैं जिनकी गाड़ियां माशाल्लाह कुछ इसमें से इस वक्त अंदर भी हैं, कुछ बाहर है, कुछ अंदर है, लेकिन जो ये इनके अलावा लोग हैं जिनकी लाइविश लाइफस्टाइल है, जो अपनी गाड़ियों की फोटोएं डाल रहे हैं, जो अपनी वीडियोस डाल रहे हैं, जो अपने घरों की, जो अपने लाइफस्टाइल की, अपने घर में रखे हुए जानवरों की, नायाब परिंदों की, उनकी मालियत क्या है, उन्होंने डिक्लेयर की है या नहीं की है, सोशल मीडिया मॉनिटरिंग। और मैं शुरू से कहता था कि एफबीआर को बड़ा जरूरी है कि सोशल मीडिया मॉनिटर करें, क्योंकि लोग जो खरीदते हैं वो इसलिए खरीदते हैं कि उनकी वाह हो, वो इसलिए खरीदते हैं कि लोग कहें कि हाँ जी मेरे पास बड़ा पैसा है, मैंने शेयर खरीदा हुआ है, तो वो डालते हैं सोशल मीडिया पे, टिकटॉक पे डालते हैं। तो ये बड़ा जरूरी है कि इस वक्त एफबीआर इसकी मॉनिटरिंग करे। अब कह रहे हैं कि कमेटी बना दी गई है जो इसकी मॉनिटरिंग करेगी, लेकिन ये बात उसी ऐलान की तरह है जो हम महीनों से, सालों से सुनते आ रहे हैं। यानी ऑलमोस्ट 17 साल का मेरा बिजनेस जर्नलिज्म का तजुर्बा है और मैं सुनता हुआ आ रहा हूं कि अब एफबीआर ने ये डेटा हासिल कर लिया और अब ये क्रैकडाउन होने जा रहा है, और ये डेटा हासिल कर लिया और ये क्रैकडाउन होने जा रहा है। लेकिन लेट्स सी कि इस दफा ये क्रैकडाउन इफेक्टिवली होता है या नहीं होता। अच्छा, हमारे साथ एक माहिर कानून प्रोग्राम में होंगे जो कि एफबीआर के एक्स एडिशनल कमिश्नर भी रह चुके हैं, INI जो इनका इंटेलिजेंस विंग है उसके। तो वील आस्क हिम कि अब एफबीआर के पास ये डेटा आता कैसे है, कहां से, और एफबीआर करता क्या है, क्या कुछ नहीं करता तो क्यों नहीं करता, ये भी सवाल उठाएंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में जैसे हमने कहा कि पोटेंशियल टैक्स डॉजेस कहाँ हो सकते हैं, क्योंकि एफबीआर का डेटा ये कह रहा है कि 1100 अफराद ऐसे हैं पूरे पाकिस्तान की 24 करोड़ आबादी में जो 1 अरब रुपए मालियत की असासे रखते हैं, नेटवर्थ है। और अगर इसको फर्दर अगर हम स्क्रूटनाइज करें या कैटेगराइज करें तो 3 अरब रुपए असासे रखने वालों की तादाद सिर्फ 100 बनती है। सिर्फ 100 लोग हैं पाकिस्तान में जिनके पास 3 अरब रुपए के असासे हैं। अब ये बात बिल्कुल भी हजम नहीं होती, क्योंकि मेरे ख्याल है शहर कराची में 100 तो शादियां एक दिन में यहाँ पे हो रही होती हैं जो इस तरह, जिसमें इतने एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और इसी तरह अगर आप ये देखें कि इस पर जो एक्सपेंडिचर सोशल मीडिया पे नज़र आते हैं, जिस तरह से लोग खर्चे कर रहे होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, जो अखराजात उनके शाह खर्चियाँ नज़र आती हैं, फिर जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ हैं वो,
और उसके अलावा जो हम देखते हैं कि एक्टिविटीज़ नज़र आती हैं, ख़ास तौर पर जिस तरह से शोरूम्स हैं गाड़ियों के, जहाँ पर महंगी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं, वो कौन ख़रीदता है, वो पैसा कहाँ से आता है, किस तरह ब्लैक मनी होता है, वाइट मनी होता है, क्या उसकी सोर्स ऑफ इनकम है, ये सारे सवाल पूछते हैं। आप आसिफ अब्रो साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, आप माहिर कानून हैं, आप टैक्स कवानीन के, और इसके अलावा अहम बात यह कि आप खुद INI विंग में रह चुके हैं, काफ़ी सालों की सर्विस आपकी है एडिशनल कमिश्नर की। सर बहुत शुक्रिया आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया सर। थैंक यू वेरी मच सर, आपने हमें इनवाइट किया और बोलने का मौका दिया। अच्छा आसिफ साहब, आप ये बताएं कि पहले तो कि हम शुरुआत करते हैं कि ये जो डेटा आपका होता है INI का ही मैं स्टार्ट पहले थोड़ा समझना चाह रहा हूँ ना। अभी जैसे ये 1100 लोग आपने FBR ने टैक्स रिकॉर्ड स्क्रूटनाइज किया, उसमें पता चला 1100 अफराद ऐसे हैं जिनकी 1 अरब रुपए की मालियत है। अब इसमें INI विंग का क्या किरदार होता है, वो क्या इंटेलिजेंस विंग क्या करता है आपका इस बारे में FBR? सबसे पहली बात यह है कि जब भी डेटा शेयर होता है तो वो चेयरमैन ऑफिस में आता है, बोर्ड में आता है। उसके बाद INI एक डायरेक्टरेट है FBR के अंडर, उसको ये फॉरवर्ड होता है। उसके बाद इस्लामाबाद से ये डिसिमिनेट होके मुख्तलिफ जो जुरिस्डिक्शंस हैं, कराची, लाहौर, उनके पास जाता है और उनकी टीम्स को असाइन किया जाता है कि वो पहले प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करें। अगर एविडेंसेस हाथ में आ जाते हैं तो वो इसको क्रिमिनली प्रोसिक्यूट करें। अच्छा, ये 1100 पोटेंशियल टैक्स डॉजर्स जैसे आइडेंटिफाई हुए, तो यानी ये तो 1 अरब जिन्होंने डिक्लेयर किया है, 1100 हैं। अच्छा, इसके अलावा हज़ारों होंगे जो जिनका डेटा ही नहीं आ रहा, तो अब आप लोग क्या करेंगे? मतलब मैं सेफान साहब अगर खुल के बात करें, क्योंकि एक कौमी इशू है, बिल्कुल। सबसे पहली बात ये है कि ये डेटा पहली दफ़ा आइडेंटिफाई नहीं हुआ। सही बात। आप सिर्फ 2024 की मिसाल ले लें कि दुबई लीक्स में 17,000 पाकिस्तानियों का डेटा हमारे पास आया और जिनकी मालियत 1200 अरब डॉलर थी। तो आप ये सवाल बिल्कुल बनता है आपका कि कितनों के ऊपर क्रिमिनल प्रोसिक्यूशन हुई और उन केसेस का आउटकम क्या हुआ। तो बिल्कुल ये एक अनोमली है जिसको एक्सेप्ट करना चाहिए कि डेटा के बावजूद उसको देखें। अगर आप मैं इसलिए पूछ रहा हूँ कि इंटेलिजेंस गैदरिंग का आपका जो डेटा जो होता है, यानी प्राइमरी रिसर्च होती है, यानी कि लोगों के घर देखते हैं, लाइफस्टाइल किस तरह मॉनिटर करते हैं, क्योंकि ये इत्तला पहली बार आ रही है कि सोशल मीडिया को मॉनिटर कर रहे हैं। पहले करते आप लोग करते थे ये मॉनिटर, या अब शुरू कर रहे हैं मॉनिटरिंग इसकी? देखें, सोशल मीडिया को बाकायदा इतना पहले मॉनिटर नहीं किया गया। ये सबसे पहला एक मेजर इनिशिएटिव है। ये पहला इनिशिएटिव है सोशल मीडिया। किस तरह से किसी को मैं अगर इस तरह पूछूं कि अगर किसी के असासों की जांच पड़ताल या उसकी नेटवर्थ जो है डिक्लेयर है, या वो टैक्स डॉजर है या नहीं है, तो एक वैसे प्रोसीजर क्या था SOP, किस तरह से होता था ये इन्वेस्टिगेशन, कैसे करते? ये इस तरह होता है कि जिसकी भी इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है तो सबसे पहले तो उसके जो टैक्स डिक्लेरेशंस हैं पुराने सालों के, एटलीस्ट ऑफ लास्ट 6 ईयर्स, वो निकाले जाते हैं। उसके बाद उसके NIC की मदद से जो उसके डिफरेंट बैंक अकाउंट्स हैं उनको ट्रेस किया जाता है। उसके अलावा उसकी ट्रैवल हिस्ट्री चेक की जाती है। उसके अलावा जो दूसरे उसके गाड़ियों की इंपोर्ट है, उसका एयर ट्रैवल है, ये सारी चीज़ें कंपाइल की जाती हैं कि उसने डिक्लेयर क्या किया है और कंसील क्या किया है। उसके बाद अगर वो टैक्स कवानीन के जो जुर्म के सेक्शंस हैं, जिस तरह 190, 192, उसमें अगर वो फॉल करते हैं तो उसकी फिर FIR या कंप्लेन लॉन्च की जाती है। देखें, सबसे लेकिन अब इसमें सोशल मीडिया भी ऐड हो गया। सोशल मीडिया नो डाउट कि प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा इस वक्त बन चुका है। तो प्राइमरी सोर्स ऑफ डेटा बन गया है ना, क्योंकि आप देखें कि जो आप इंटरनेशनल स्टेटिस्टिक्स देखें कि पाकिस्तानी पॉपुलेशन का जो ऑनलाइन टाइम है, जो स्क्रीन टाइम है, वो टॉप रैंकिंग मुमालिक में आता है। तो हर कोई बंदा डिजिटली अपना जो टाइम है वो ज़्यादा स्पेंड कर रहा है। लिहाजा अब सोशल मीडिया नो डाउट इज़ अ ग्रेट इंटेलिजेंस सोर्स फॉर द इंस्टीट्यूशंस। अच्छा, नो डाउट ये एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस बन गई है प्राइमरी। और अब तो टीम भी उन्होंने बना दी है जो उसकी बाकायदा तहकीकात करेगी। पता तो सब चल जाएगा उससे, सोशल मीडिया से, किसके घर पे क्या हो रहा है, किसकी कहाँ पर इस वक्त कितनी शादी में कितने कौन कहाँ पर बड़ा फला सिंगल आया हुआ था, तो फला जिसने सिंगल 1-1 करोड़ रुपए ले रहे हैं सर शादी की तकारीब में। FBR के इल्म में होती है बातें कि फला इलाके में फेज 8 में फंक्शन हो रहा है, वहाँ सिंगर जो आ रहा है वो बाहर से वो 1 करोड़ रुपए ले रहा है।
देखें एफबीआर के इल्म में तो बातें होती हैं, पर शुरू से जो खास तो देखें एफबीआर के दो हिस्से हैं, एक कस्टम्स विंग, एक आईआर विंग। जो इनलैंड रेवेन्यू विंग है उसमें शुरू से जो मसला दरपेश रहा है वो रहा है अंडर स्टाफिंग का। उन देखें फ्रेंकली स्पीकिंग एफबीआर के आईआर विंग के पास इतनी ह्यूमन रिसोर्स कैपेसिटी ही नहीं है जिस नौयत की पॉपुलेशन। अब देखें 24 करोड़ का मुल्क है, हमारे कितने इंस्पेक्टर्स होंगे? चंद 100 से ज़्यादा हमारे पास इंस्पेक्टर्स नहीं हैं। हमारे पास कितने अफसर हैं? एक एक अफसर को 4-4 हज़ार केसेस हैं। लेकिन मेरा ख्याल है बुनियादी सवाल ये कि नियत है पहले तो, ये मतलब हो ना, अफसरान तो चले आ जाएं, पहले नियत भी है उनकी आगे काम करने। आपने कहा ना दुबई लीक्स थे इतने, नियत होगी तो आगे काम बढ़ेगा ना। बिल्कुल मैं आपसे एग्री करता हूं कि देखें देयर इज अ लेक ऑफ नॉट ऑफ अ ब्यूरोक्रेटिक विल, देयर इज अ लेक ऑफ अ पॉलिटिकल विल। अगर हम खुल के बात करें, देखें 17 ये जो आप फिगर बता रहे हैं ये इस सदी का सबसे बड़ा जोक है कि 24 करोड़ की आबादी में और 1100 बंदे हों, आप ये एक हफ्ते में इंप्रूव कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूं कैसे। वही मैं कह रहा हूं, इसके लिए क्या, इसके लिए नियत चाहिए मेरे ख्याल से, बस विल हो, एक पॉलिटिकल विल हो या ब्यूरोक्रेटिक विल हो, विल चाहिए बस। एग्जैक्टली सर 17,000 लोगों का दुबई लीक्स का डेटा तो एफबीआर के पास पड़ा हुआ है, उनको क्यों नहीं टैक्स रेट में शामिल करते? इनको किन हाथों ने रोका हुआ है? देखें आप आज तक जितनी भी एफबीआर ने एफआईआर्स काटी हैं, चाहे वो कस्टम विंग हो या आईआर विंग हो, उसमें सक्सेसफुल प्रोसिक्यूशन या कन्विक्शन रेट कितना है? आप सिर्फ इस डेटा पे तहकीकात करें तो आपको दूध का दूध और पानी का पानी मिल जाएगा। मेन चीज ये है आपके पास स्पेशलाइज्ड लीगल विंग ही नहीं है। जो भी तहकीकात होती हैं तो देखें लड़ना तो कोर्ट्स में है ना, तो इसमें एफबीआर का लेक्यूना है जिसको उनको इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। मतलब मैं आपको बहुत बड़ी फिगर दे रहा हूं कि आप अंडर 10% भी जो है ना कन्वेक्शन रेट एफबीआर के केसेस में नहीं देखेंगे। जब लोगों को डर और खौफ ही नहीं होगा कि वो पकड़े भी जाएंगे तो क्या कानूनी हाथ उन तक पहुंचेंगे? सर्टेनली नॉट। तो रिजल्टेंटली वो जो है ना टैक्स इवेजन की तरफ ही जाएंगे। और आपकी इजाज़त से इसमें मैं एक बहुत बड़ा जो लेकिन सर इसमें मैं मतलब जो बुनियादी एक बात पहलू ये भी है कि जैसे मिसाल के तौर पे ज्वेलर्स हैं, आज मैंने मेरी इत्तला में आया कि तकरीबन 60,000 ज्वेलर्स हैं पाकिस्तान में, उनको नोटिस से एफबीआर दे रहा है। आप कह रहे हैं डिटरेंस, लेकिन नोटिस से एटलीस्ट ये डिटरेंस तो आती है कि वी आर ऑन द रडार, यानी हमें कहीं से कोई वॉच तो कर रहा है। हाँ उसकी कन्विक्शन नहीं हो रही और उसमें बहुत से आप जो कह रहे हैं लीगल लकूनाज हैं, आगे जुडिशल प्रोसेस भी है, और फिर जब मामला अदालत में चले जाते हैं तो वहाँ भी स्टे हो जाते हैं, यानी उस प्रोसेस के बाद भी कि कन्विक्शन हो जाए तो फिर भी रुक जाते हैं। तो वो तो रुकावटें हैं, लेकिन एटलीस्ट हम किसी वॉच में है या नहीं है तो ये तो पता चले। यानी अगर ज्वेलर है और वो रोजाना लाखों करोड़ रुपए की ज्वेलरी बेच रहा है और उसको कोई नोटिस ही नहीं आ रहा, तो उसको तो ये लग रहा है कि मुझे कोई देख ही नहीं रहा या कोई देखने वाला ही नहीं है, कोई है ही नहीं सिरे से, कोई इदारा ही नहीं है जो मुझे देख रहा है। जी बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं कि इससे डिटरेंस होती है, पर सबसे पहली चीज़ ये है कि नोटिस तो आप भेजें, पर उसके पीछे आपकी नीयत क्या है और नोटिस के ऊपर चेक क्या है। क्या उस नोटिस में जो बार कोड है वो लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ, और उसके बाद अगर नोटिस में आपका फिगर लिखा हुआ है 10 करोड़ का और रिकवरी कितनी उसमें हो रही है, ये भी तो देखना चाहिए ना। मकसद कहने का ये है, सिर्फ नोटिस का नो डाउट अभी इंटरनल चेक्स काफ़ी आ गए हैं। जी ये बताएं ना कि अभी जैसे मिसाल के तौर पे मैं यूट्यूबर्स की जिक्र कर रहा हूँ, एक की उसने अपनी शादी में 20 लाख रुपए कैश फेंका, 20 लाख या 25 लाख रुपए उसने नोटों की सूरत में फेंक दिया, निछावर जैसे कर देते हैं, कर दिया, और उसके एवज उसने 20 मिलियन व्यूज ले लिए यूट्यूब पे या 10 मिलियन व्यूज ले लिए यूट्यूब पे। यानी इन्वेस्टमेंट उसने 20 लाख की और 2 करोड़ रुपए उसने यूट्यूब की वीडियो से कमा लिए अपनी शादी की। सही है। अब वो 20 लाख जो थे उसके पास कैश की सूरत में, वो कहां से आए? जो वो गाड़ी खरीद रहे आगे वो कहां से आई? जो वो रह रहे यूरोपियन कंट्रीज में आला तरीन लिविंग स्टैंडर्ड में, वो कैसे हो रहा है? तो ये कोई अथॉरिटी है इस पर जो उसको चेक एंड बैलेंस रख रही है कि ये सिर्फ वो एक यूट्यूबर है तो ही कैन डू एनीथिंग, ये हो रहा है? मैं आपको बताऊं, सबसे पहली बात ये है कि ये जो उनका एक्ट है ये बिल्कुल एक ऑफेंस है। अच्छा। क्योंकि
जब आप उसका डिक्लेरेशन देंगे देखेंगे तो उसमें 2 लाख की इनकम भी डिक्लेयर नहीं हुई होगी। अब इशू में आपको बताऊं सेफान साहब, 2 लाख की इनकम डिक्लेयर नहीं होगी और 20 लाख रुपए वो निशावर भी कर रहा होगा, और वो अभी इसका एक नहीं, एक ट्रेंड बन गया ना। जी जी जी, अब एक ने किया तो वो दूसरा भी करेगा, दूसरे ने किया तो तीसरा भी करेगा। इसी तरह गाड़ी कोई नहीं आएगी तो पहला लेगा तो फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, ये सारे लाइन से यूट्यूबर्स लेंगे दिखाने के लिए अपने व्यूअर्स को कि हमने ली। इसको कहते हैं डोमिनो इफेक्ट। Exactly. बिल्कुल। अभी मैं आपको बुनियादी वजह बताऊं ना, जो स्ट्रक्चरल इसमें डिफेक्ट है। देखें, एफबीआर महदूद है आरटीओज और एलटीयूज में। अभी आप कराची की मिसाल ले लें, जो टैक्स हाउस है एशियन सेक्रेटरीट के करीब, इधर आपके सीटीओ यहाँ वाक़ है, एमटीओ यहाँ वाक़ है, आरटीओ 1 यहाँ वाक़ है, ठीक है। एक और फार्मेशन आपकी एलटीयू है, एक और जोहर में आरटीओ 2 है। तो कुल आपके 4-5 दफातर हैं। ये बिल्कुल ही गलत है। आप अपने असिस्टेंट कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर को टाउन सतह पे बिठाएं, वहाँ पे उसको टीम दें, वहाँ पे उसके लिए दफ्तर खरीदें। जब तक आपका इंस्पेक्टर फिजिकली जाके देखेगा नहीं कि कौन क्या कह रहा है, कौन क्या कर रहा है, तब तक नहीं होगा। नहीं, आप पहले इरादा तो पैदा करें ना जी, फिर दफ्तर भी बनेगा, फिर लोग भी आ जाएंगे। पहले इरादा तो हो कि हमें पकड़ना है टैक्स चोरों को। मतलब देखिए, पहले तो इरादा बने, नियत ना, बने कि जिसे क्या। अभी आपको एफबीआर रिफॉर्म्स के लिए तकरीबन अरबों रुपए दिए गए हैं। तकरीबन 30 अरब की रकम आपको मिली है कि आप एफबीआर में रिफॉर्म्स लाएं। तो ये किस तरह के रिफॉर्म्स हैं कि हमें ऑन ग्राउंड एफबीआर की प्रेजेंस टाउन में नजर ही नहीं आ रही। आपने कितने टाउन्स में दफ्तर लिए हैं, कितने आप यूनियन काउंसिल की सतह पे आए, कितना डिस्ट्रिक्ट सतह पे आए हैं? बिल्कुल नहीं आए। आप तो वही बड़े बड़े दफातर में, ऐसी वाले कमरों में महसूर हैं। और अगर अफसर, अभी मैं आपको बताता हूं कि अगर कोई अफसर या कोई निकलता है तो उसको सिक्योरिटी क्या है, सिक्योरिटी के भी इश्यूज हैं, उनके पास स्टाफ कितना है। अच्छा, ये जो इसमें इंटरेस्टिंगली जो इन्होंने थोड़ा इसको और ज्यादा इस डेटा को जिसे कहा जाए और नैरो डाउन किया, तो उस नैरो डाउन करने के बाद इन्होंने कहा कि 3 अरब असासे वाले सिर्फ 100 लोग हैं। जी, एक पूरे पाकिस्तान में 3 अरब असासे वाले सिर्फ 100 लोग हैं। और ये बात कितना मुश्किल है किसी भी लॉजिकली इसको हजम करना कि कैसे हो सकता है कि सिर्फ 100 लोग हैं जिनके पास 3, यानी हमारे जो डेटा अगर हम अपने कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री का ही निकाल लें, जो रजिस्टर्ड लोग हैं बिल्डर्स आबाद में, उनकी तादाद कितनी है और उनके प्रोजेक्ट्स कितने हैं, वो भी 100 से, यानी 100 लोग हैं जिनके पास सिर्फ 3 अरब रुपए हैं इस वक्त मालियत है बस। सेफान साहब, मैं आपको बताता हूं कि सिर्फ ये जो फिगर है जी, ये कई गुना बढ़ सकती है 15 दिन के अंदर। और जो एफबीआर के पास ऑलरेडी डेटा मौजूद है, मैं आपको बड़ी हैरत की बात बताऊं कि एफबीआर के आईआर विंग और कस्टम विंग में कोई इंटरनल कोऑर्डिनेशन है ही नहीं। मैं आपको बताता हूं, पिछले 5 सालों में तकरीबन 50,000 कंपनीज और फर्म्स ने इंपोर्ट किया है, और पिछले 5 सालों में जो इंपोर्ट की फिगर है वो अरबों डॉलर्स में है। अच्छा, अभी आईआर का अफसर जब ये डेटा करने बैठता है तो उसके पास जीडी ही नहीं खुलती। ये मैं आपको बहुत बड़ी एक इंकशाफ कर रहा हूं कि वो जीडी नहीं खोल सकता। उसके लिए उसको इधर रिक्वेस्ट करनी पड़ेगी, उधर। भाई, उसको सिस्टम पे एक्सेस तो दो। अब मिसाल के कोई इंपोर्टर है जो 2 करोड़ की 10 करोड़ की इंपोर्ट कर रहा है, तो भाई आपने इनकम टैक्स के गोशवारे में 5 लाख अगर डिक्लेयर किए हैं तो 10 करोड़ की इंपोर्ट कहां से आप कर रहे हैं? इस तरह का 15,000 तो ये बंदे हैं जिन्होंने अरबों रुपए की इंपोर्ट की है पिछले 5 सालों में। अगर एफबीआर वाकई सिंसियर है तो जिन्होंने ये इंपोर्ट की है तो उनको पकड़े। दूसरी बात कि ये बैंक्स भी रिस्पॉन्सिबल हैं कि भाई आप बैंक अकाउंट खोलते वक्त उसका रिटर्न तो लें। अभी आपने लेना शुरू किया हुआ है तो अरबों रुपए की एलसीआं खुल रही हैं, डॉक्यूमेंट्स पे इंपोर्ट आ रहा है, और सिंपल सी चीज है, हैव यू गॉट द कैपेसिटी टू इंपोर्ट? आपके पास कैपिटल कहां से आया? अच्छा, ये जो बात अभी हम कर रहे हैं, क्योंकि हमने दुबई वगैरह का जिक्र किया और इंटरनेशनल प्रॉपर्टी का जिक्र किया, आईएनआई ने जो नहीं आपके जो इंटेलिजेंस है एफबीआर का, उसने रिसेंटली, क्योंकि मुझे भी तकरीबन 15-17-18 साल बिजनेस जर्नलिज्म करते हुए हुए, तो आप लोगों ने कोई तकरीबन 8-10 साल पहले मैं कहूँ अगर, या उससे, उस जमाने में काफी रेड्स हुए ऑन प्रॉपर्टी शोज जो पाकिस्तान में होते थे।
और कराची के बड़े 5 स्टार और होटल्स में 7 स्टार होटल्स में मैं कहता था जो यहाँ पे मुयसर है, उन्हीं होटल्स में होते थे, उन होटलों पे रेड हुई, उन प्रॉपर्टीज़ का डेटा निकाला गया, बल्कि ये जो वहाँ पे आ रहे थे उनका निकाला गया कि कौन खरीद रहा है, कौन आ रहा है वहाँ पर। फिर जो लोग प्रॉपर्टी शो कर रहे थे उनको, सिलसिला तो नहीं रुका सर, वो उससे हुआ क्या था, रिजल्ट क्या आया था उसका, ये बताएंगे सर क्या हुआ था? सर सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि ये जब नवाज शरीफ साहब वजीर आजम थे और इसहाक डार साहब फाइनेंस मिनिस्टर, वही मैं कह रहा हूँ 10 साल पहले 2015 की बात है उस दौर में जो दुबई में पाकिस्तानियों की प्रॉपर्टीज़ हैं उसके ऊपर क्रैकडाउन्स हुए थे, उनके ये जो लग्जरी होटल्स हैं उधर बाकायदा रेड्स हुई, इधर कराची में रेड्स हुई और वो काम काफ़ी रुक गया। अभी मैं आपको सबसे जो ख़तरनाक बात बताऊं जो कि मुल्क और पाकिस्तान के लिए अच्छी नहीं है, वो क्या है? वो ये है कि 3 लॉज पास हुए हैं। एक बरतानिया में हुआ है क्लिप्टोक्रेसी एसेट रिकवरी लॉ, ये प्रेसिडेंट ट्रंप के दौर में हुआ है। उसके अलावा ईयू में हुआ है एसेट रिकवरी डायरेक्टिव 2024, एक ये लॉ पास हुआ है। दूसरा बरतानिया में हुआ है अनएक्सप्लेन्ड वेल्थ ऑर्डर। ये क्या है? ये है अगर आपकी अपने ममालिक में इनकम कम है, 2 लाख रुपए है, और बरतानिया में आप 5 लाख पाउंड की प्रॉपर्टियां ले रहे हैं, तो ये ममालिक आपके एसेट्स फ्रीज कर देंगे, और उन्होंने फ्रीज करना शुरू कर दिए हैं। मैं आपको आज़रबाईजान का केस बताऊं, एक खातून थी जमीरा हाजी देव, उसके शोहर को जेल हो गई आज़रबाईजान ने, उसका ये बरतानिया की नेशनल क्राइम एजेंसी ने तकरीबन 14 मिलियन पाउंड की जायदादें जब्त कर ली, और उस खातून को और आज़रबाईजान के हिस्से में कुछ नहीं आया। ये खतरे की घंटी हमारे लिए कि हमें कुछ नहीं मिलेगा, लेकिन जिन्होंने रखी हुई है उनके लिए तो सही है ना, ये जिन्होंने इलेजिटिमेटली नहीं सेफान साहब, उनकी वेल्थ कॉन्फिस्केट हो जाएगी। यहाँ पे तो नहीं पकड़ में आ रहे ना वो, अर्ज और शायद इस बात पे मजबूर हो कि वो पाकिस्तान के अंदर पैसा रखें। यही तो मैं कहना चाहता हूं कि अभी देखिए पूरा पाकिस्तान बाहर जाना चाहता है। इवन हमारे फ्रेंडली यूएई जैसे ममालिक ने वीजा रिस्ट्रिक्शंस लगा दी हैं। देखें उनको अब इस जो डेमोग्राफिक ट्रेंड है उसको रोकना है। इसका एक डिटरेंट ये है कि उन्होंने हमारे असासे जो इल गॉटन है इनको मुंजमद करना है। उसके अलावा आप FATF देखें FATF को तो आप भूल ही गए हैं। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स का खतरा जिस तरह पहले था, यह खत्म नहीं हुआ, ये टला है थोड़े अरसे के लिए। ये जो 1100 वाली खबर है, ये क्या IMF ने नहीं सुनी? ये क्या FATF ने नहीं सुनी? क्या ये IMF के आगे तो हम यूं जाएंगे ना मांगने के लिए कशकोल लेके? देखें ये है IMF कहेगा आपके जो आपने तो आपके मुल्क में सिर्फ 1100 जो है वो अरबपति हैं, बस 1100। मैं आपको बताऊं, और फिर वो पूछेगा कि जो टैक्स रिफॉर्म्स के लिए जो डोनर एजेंसीज ने FBR को रिस्ट्रक्चरिंग के लिए पैसे दिए थे या रिस्ट्रक्चरिंग के जो प्रोग्राम्स थे उसका नतीजा क्या निकला, वो ये भी तो सवाल उठाएंगे डोनर एजेंसी। मैं आपको बताऊं कि IMF आपसे इस साल नाराज होने जा रहा है। अब ये 3rd क्वार्टर एंड होने को है। आपका 14 ट्रिलियन का बजट है, 1st क्वार्टर में आप तकरीबन 100 अरब रुपए शॉर्ट है। लेकिन हम ये कह रहे हैं कि हम इन्फोर्समेंट से 400 बिलियन रुपीस गैदर करेंगे। तो मेरा सवाल यही था कि ये शोरूम ओनर्स, कंस्ट्रक्शन ओनर्स, ज्वेलर शॉप्स या शादियां या सोशल मीडिया के यूट्यूबर्स, क्या हम स्ट्रिक्ट इन्फोर्समेंट से 400 अरब रुपए कलेक्ट कर सकते हैं इनसे? मैं कहता हूं 4 लाख अरब रुपए कलेक्ट कर सकते हैं, पर आपको अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू करनी पड़ेगी। देखें मैंने इधर सर्व किया है, मेरे पास लोग आते थे, वो कहते कि जी हम फ्रेंकली स्पीकिंग ब्लैंक चेक आपको दे रहे हैं, आप इसमें जितने करोड़ अरब रुपए भरें हम ईदी को ये दे देंगे, FBR को 1 रुपया नहीं देंगे। हमने पूछा क्यों? उन्होंने कहा आपको सर्विस डिलीवरी इंप्रूव करनी पड़ेगी। देखें द कलेक्शन ऑफ द टैक्स और द इंक्रीजिंग ऑफ द रेवेन्यू इज डायरेक्टली लिंक्ड विद द सर्विस डिलीवरी। अभी आपका 5 साल से यूनिवर्सिटी रोड नहीं बन रहा, आपका पानी नहीं निकाला जा रहा,
आपके और लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज है, तो देखें सर्विस डिलीवरी नहीं है। गवर्नेंस के इश्यूज जब तक हल नहीं होंगे, लोग टैक्स देने के लिए माइल नहीं होंगे। इसका मकसद ये नहीं है कि इस ग्राउंड पे उनको छोड़ा मतलब जाए। ये एनफोर्समेंट के जरिए 400 अरब नहीं हम कलेक्ट कर सकते, जो हमने फिर रखा क्यों है टारगेट के 400 अरब कलेक्ट करेंगे एनफोर्समेंट से 14 ट्रिलियन का टारगेट अचीव करने मैं के लिए। आपको कहता हूं, आज से अगर हम गवर्नमेंट और अवाम तज्जिया करें कि मुल्क को ठीक करना है, हम 4000, मैं आपको बताऊं, इधर हमारे सिर्फ कराची और लाहौर के 10 बिजनेसमैनों को आप फ्री हैंड दें, वो पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकते हैं। इतना टैलेंट है मुल्क में, आप उनको सपोर्ट तो करें। आप टैक्स रेट को थोड़ा कम करें और टैक्स बेस को बढ़ाएं, ये बेसिक थ्योरी है। तो टैक्स उनको बड़ा सपोर्ट किया, कर्जे भी दे दिए मुफ्त में। इमरान खान के दौर में 0% पे टर्फ फैसिलिटी दी, उन्होंने जहाज खरीद लिए, किसी ने जायदादें बना ली उस पैसे से बजाय टेक्सटाइल में लगाने के। तो बिजनेसमैनों को तो बड़ा सपोर्ट, हमने छोटे बिजनेसमैनों को सपोर्ट नहीं मिली है यहाँ पे, स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस को। बड़े जो माशाल्लाह वो तो हर वक्त ही उनके जो हाथ कढ़ाई में और सर उसमें वो तो रहे हैं माशाल्लाह। ये उनको और कितना सपोर्ट करेंगे सर? गैस सब्सिडी, इलेक्ट्रिसिटी सब्सिडी, टैक्स सब्सिडी, सब उन्होंने ही तो हासिल किया अशराफिया ने हमारे मुल्क की, जो 100-150 बिजनेस में। देखें ये मिसयूज ऑफ सब्सिडी है। तो देखें ये टारगेट्स तब होंगे जब सही आपकी अकाउंटेबिलिटी टॉप से शुरू होगी, बॉटम से नहीं। और ये अब आपको करनी पड़ेगी। गॉट योर पॉइंट सर। आई हैव टू टेक अ ब्रेक। इसका से समराइज करने आएंगे। मैं बहुत शुक्रिया अदा कर रहा हूँ, आपने प्रोग्राम में ज्वाइन किया और अपना मौक़िफ़ दिया इस हवाले से। लेट्स टेक अ ब्रेक। ब्रेक के बाद हम समराइज करने आएंगे। हमारे साथ रहेगा बेनकाब में। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में बड़े अहम सवालात, अहम इंकशाफात। सिर्फ 1100 अरबपति, 24 करोड़ की आबादी में 1 अरब जिनकी मालियत, और 100 लोग ऐसे जिनके पास सिर्फ 3 अरब रुपए के एसेट्स हैं। हैरान कुन इंकशाफात। FBI आखिर कर क्या रहा है? और ये डेटा तो हम, यानी जिस तरह बात हो रही थी, ये भी INI में साबिक रहे अफसर और सीनियर पोस्ट पे बता रहे थे कि विद इन अ वीक वी कैन आइडेंटिफाई टैक्स डॉजर्स, टैक्स एवेडर्स विद इन अ वीक। सिर्फ और सिर्फ मसला पॉलिटिकल विल का है, ब्यूरोक्रेटिक विल या पॉलिटिकल विल का है। फॉर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन फेसबुक, ईमेल, नेक्स्ट देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।